पहलगाम के लोकल मुस्लिम्स हमारी बहुत मदद कर रहे थे। हमसे कह रहे थे पहले गोली हमें लगेगी, आप लोगों को नहीं। आप लोगों को परेशान होने की जरूरत नहीं है। घोड़े वाले ने, गाड़ी वाले ने पैसे नहीं लिए। पहलगाम आतंकी हमले के आई विटनेस का यह बयान हो या फिर कानपुर के शुभम की पत्नी का बयान कि आतंकियों ने धर्म पूछा और हिंदू सुनते ही गोली मार दी, या फिर आतंकी हमले में मारे गए विनय नरवाल की बहन का यह कहना कि 1.5 घंटे तक मेरा भाई जिंदा था लेकिन कोई बचाने नहीं आया, या फिर यह फैक्ट कि पर्यटकों को बचाने की कोशिशों में अनंतनाग का सैयद हुसैन शाह मारा गया, ये सब बताने के लिए काफी हैं कि पहलगाम में आतंकियों ने इंसानियत की हत्या करने की कोशिश की, लेकिन कुछ लोगों ने उसे बचाने की कोशिश की। वहीं ये बात भी साफ है कि सरकार अपने नागरिकों को सुरक्षा मुहैया नहीं करवा पाई। इंसानियत की हत्या की कोशिशें आतंकियों ने तो की, उन मीडिया वालों ने भी की और उन सोशल मीडिया कमेंटेटर्स ने भी जिन्होंने पहलगाम के आतंकी हमले को मुसलमानों के खिलाफ नफरत फैलाने का एक और लॉन्चिंग पैड बना लिया। ऐसे राजनेताओं और पार्टी की जिम्मेदारी भी कम नहीं जिन्होंने अप्रत्यक्ष तौर पर ही सही वोट अपील ही कर दी। पहलगाम आतंकी हमले में खलनायकों का संबंध इस्लाम से रहा होगा, लेकिन यह भी फैक्ट है कि नायकों का संबंध भी उसी धर्म से है। लेकिन लाशों पर राजनीति करने वालों को इससे मतलब है नहीं। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से लेकर नफरत फैलाने वाले टीवी स्टूडियोज तक कौन गिरेगा कितना ज्यादा लेखा जोखा देख रहा हूं। नफरत के कोलाहल में मैं सच को रोता देख रहा हूं। पहलगाम आतंकी हमले के बाद इंसानियत की हत्या के लिए कौन कौन गिरा, मुसलमानों की क्या भूमिका रही और सरकार ने क्या किया, इन सब सवालों के जवाब न्यूज दैट मैटर्स के इस एपिसोड में। नमस्कार, मैं हूं नीरज और आप देख रहे हैं पॉलिटिक्स। अफसोसजनक है पर फैक्ट है कि गोदी मीडिया पहलगाम आतंकी हमले को एक धर्म विशेष के खिलाफ नफरत फैलाने के औजार के रूप में इस्तेमाल कर रही है। केवल हिंदी ही नहीं, अंग्रेजी के चैनल भी नफरत की इस खाई को पाटने की बजाय और गहरा करने में लगे हुए हैं। लेकिन श्रीनगर से इसके उलट तथ्य सामने आ रहे हैं, वो भी खुद गोदी मीडिया के चैनलों से ही। इसी तरह का एक उदाहरण जी न्यूज के बांग्ला चैनल का मिलता है, जिसके संवाददाता ने कश्मीर के अस्पताल में घायल पर्यटकों से विस्तार में बातचीत की। इसमें कई पीड़ितों का साफ साफ कहना है कि जैसे ही उन्होंने ताबड़तोड़ गोलियों की आवाज सुनी तो नीचे की ओर भागना शुरू किया, जिसमें एक आई विटनेस का कहना था कि नीचे सेना के जवान थे, लेकिन 2000 से अधिक पर्यटकों की भीड़ की सुरक्षा के लिए कोई इंतजाम नहीं था। एक वीडियो में यह भी देखा जा सकता है कि कई महिलाएं और बच्चे बदहवास जंगल से भागकर आ रहे हैं, जिन्हें भारतीय सेना के लोग रोकते हैं और पानी के लिए पूछते हैं। ये लोग इतने दहशत में हैं कि जवानों को आश्वस्त करना पड़ता है कि वो भारतीय सेना से हैं, लेकिन सशस्त्र बलों को पर्यटकों की सुरक्षा के लिए ऐसे महत्वपूर्ण स्थान पर क्यों तैनात नहीं किया गया जहां हर रोज हजारों की संख्या में टूरिस्ट आते हैं। ये सवाल कोई भी अखबार या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया नहीं पूछ रहा। एक तथ्य यह भी है कि यदि भूलवश किसी संवाददाता ने अपने ग्राउंड रिपोर्ट में ऐसा कोई सवाल खड़ा कर भी दिया तो उसे या तो दिखाया नहीं जाता या लाइव खबर को ही स्टूडियो में बैठा एंकर बंद कर दूसरी दिशा में बहस को ले जाने लगता है। न्यूज चैनल आज तक के ग्राउंड रिपोर्टर अशरफ वाणी जब पहलगाम की घटना के बारे में बात कर रहे थे और सुरक्षा एजेंसियों और गृह मंत्रालय पर सवाल उठा रहे थे कि 2000 पर्यटकों की किसी टूरिस्ट स्पॉट पर मौजूदगी के बावजूद सुरक्षा बलों की तैनाती घटना स्थल पर क्यों नहीं थी, इतने महत्वपूर्ण मुद्दे को उठाने वाले वरिष्ठ पत्रकार अशरफ वानी की फुटेज को बीच में ही काट दिया जाता है। एंकर श्वेता सिंह एक ब्रेकिंग खबर की बात कहकर एक गंभीर विषय को रफा दफा कर देती है। यकीनन ये सब पर्दे के पीछे प्रोड्यूसर और उनके पीछे भी न्यूज चैनल के मालिक के स्पष्ट दिशा निर्देश का ही कमाल होता होगा। लेकिन जो भी हो, मीडिया सरकार से सवाल पूछने पर बचता रहा। पहलगाम में आबादी से दूर वादियों में बगैर किसी सुरक्षा इंतजाम के 2000 से भी अधिक सैलानियों का जमावड़ा किसी खराब निशानची के लिए भी बेहद आसान टारगेट था। कश्मीर में प्रवेश से लेकर सड़क पर चप्पे चप्पे पर सुरक्षा के इंतजाम होते हैं। हर सड़क पर सेना और पुलिस के जवान गश्त करते हैं। एक जवान से दूसरे जवान की दूरी कुछ ही गज की होती है, इतनी कि आपस में बातचीत की जा सकती हो। सेना और अर्धसैनिक बलों की हर तरफ पक्की बैरक है। श्रीनगर से बारामूला तक हर जगह हर टूरिस्ट स्पॉट के साथ ही आर्मी के कैंप हैं। पहलगाम में भी पूरा आर्मी का बंदोबस्त है, एक पूरा बेस कैंप है। लेकिन बैसारण घाटी जहां 2000 पर्यटक हर रोज जमा होते हैं,
ये व्यवस्था क्यों नहीं की गई? 2024 में कश्मीर में 2 करोड़ से अधिक सैलानियों की संख्या का रिकॉर्ड तोड़ दावा करने वाली सरकार से इतनी बड़ी चूक कैसे हो गई? अच्छा, ऐसा नहीं है कि सिर्फ न्यूज चैनल्स ने ही इसे सांप्रदायिक बनाने की कोशिश की, बल्कि अखबारों में भी ऐसा ही एजेंडा चल रहा है। दैनिक हिंदुस्तान नाम के एक अखबार ने न्यूज 18 के हवाले से डिजिटल संस्करण में खबर छापी कि आतंकी धर्म की पहचान के लिए पर्यटकों को कलमा पढ़ने के लिए कह रहे थे। जो नहीं पढ़ पा रहा था उसे गोली मार दी गई। अखबार ने असम यूनिवर्सिटी के एसोसिएट प्रोफेसर देवाशीष भट्टाचार्य का बयान प्रकाशित किया है, जिनका दावा है कि वो कलमा जानते थे, इसलिए उनकी जान बच गई। संभव है कि उनकी बात सही हो। खबर को इस तरह पेश किया जाना तो गलत है। कश्मीर की आर्थिकी में पर्यटन का रोल अहम है और इसका सबूत कश्मीर में कल जगह जगह सड़कों पर कैंडल मार्च और आज कश्मीर बंद में नजर आए। सरकारी स्कूलों में छात्राओं ने इस हादसे पर शोक मनाया। कश्मीर के लोगों के बारे में आई विटनेसेस का भी ये मानना है। एक आई विटनेस अमरेंद्र से न्यूज 18 एंकर अमीश देवगन ने सवाल पूछा, आपने क्या देखा? हिंदुओं को चिन्हित करके आतंकवादी मार रहे थे, विस्तार से बताइए। अमीश देवगन के मंसूबों पर पानी फेरते हुए अमरेंद्र कहते हैं, वहां के लोकल्स हमारी बहुत मदद कर रहे थे। हमसे कह रहे थे पहले गोली हमें लगेगी, आप लोगों को नहीं। आप लोगों को परेशान होने की जरूरत नहीं है। हमने तो यही देखा कि वहां के लोग बहुत मदद कर रहे थे। घोड़े वाले ने, गाड़ी वाले ने पैसे तक नहीं लिए। यहां तक कि एक कश्मीरी युवक सैयद आदिल हुसैन शाह सैलानियों को बचाते वक्त खुद मारा गया। सैयद आदिल पर्यटकों को घाटी में भ्रमण के लिए घोड़े मुहैया कराने का काम करता था। आदिल के पिता सैयद हैदर शाह ने न्यूज एजेंसी ANI से कहा कि आदिल घर का इकलौता कमाने वाला था। उन्होंने कहा कि जब 22 अप्रैल को आदिल पर्यटकों को घुमाने के लिए गया, दोपहर करीब 3 बजे हमें पता चला कि आतंकी हमला हो गया है। इसके बाद हमने उसे फोन लगाया तो फोन स्विच ऑफ आने लगा। 4:30 बजे के करीब फोन ऑन हुआ। हम उस पर कॉल करते रहे लेकिन किसी ने फोन नहीं उठाया। फिर हम थाने गए, रिपोर्ट दर्ज कराई और वापस घर लौट आए। हमले के बाद जब हमारे छोटे लड़के ने जाकर देखा तो आदिल अस्पताल में था। वो घर में सबसे बड़ा था और अकेले कमाने वाला था। दैनिक जागरण ने कुछ चश्मदीदों के हवाले से बताया कि सैयद आदिल हुसैन शाह आतंकी हमले के दौरान घाटी में ही मौजूद था। जब आतंकी लोगों को गोली मार रहे थे तब आदिल ने उन्हें रोकने की कोशिश की। उसने कहा कि ये कश्मीर के मेहमान हैं, उन्हें मत मारो। जब आतंकियों ने उसकी नहीं सुनी तो उसने एक आतंकी से उसकी राइफल छीनने की कोशिश की, जिसके बाद आतंकवादी ने उसे भी गोली मार दी और उसकी मौत हो गई। सैयद आदिल जैसे लोगों ने जिनकी जान बचाई, उनमें एक तो बीजेपी का कार्यकर्ता भी था। अरविंद अग्रवाल छत्तीसगढ़ के रहने वाले और भारतीय जनता पार्टी के सदस्य हैं। इन्होंने फेसबुक पर एक पोस्ट करते हुए लिखा, आपने अपनी जान दांव पर लगाते हुए हमारी जान बचाई। हम नजाकत भाई का एहसान कभी नहीं चुका पाएंगे। ये सच हो सकता है कि आतंकवादियों ने धर्म पूछकर लोगों को मारा हो, और वैसे भी उनका तो काम ही था सौहार्द बिगाड़ना। वो ये भली भांति जानते होंगे कि हमारे इतना करने से आगे का काम गोदी मीडिया संभाल लेगा, और हुआ भी ऐसा ही। इस सिचुएशन की कार्टूनिस्ट राकेश रंजन का ये कार्टून बिल्कुल सटीक व्याख्या करता है। पहलगाम में आतंकी हमले ने पूरे देश को झकझोर दिया, लेकिन कुछ लोग आपदा में भी अवसर तलाश रहे। मैं छत्तीसगढ़ बीजेपी की बात नहीं कर रहा हूं, क्योंकि पहले कर चुका हूं। मैं बात कर रहा हूं देश की एयरलाइंस की। हमले के बाद श्रीनगर में फंसे हजारों टूरिस्ट डर और घबराहट में जल्द से जल्द अपने घरों को लौटना चाहते थे, लेकिन इस मुश्किल घड़ी में प्राइवेट एयरलाइंस मौके का फायदा उठाकर मोटी कमाई करने में लगी रही। भारत सरकार ने एयरलाइंस से गुजारिश की कि वो श्रीनगर से दिल्ली और मुंबई के लिए ज्यादा फ्लाइट चलाएं और टिकटों के दाम ना बढ़ाएं। सरकार कर भी क्या सकती? एयर इंडिया तो पहले ही बिक चुकी है। कई फ्लाइट्स ने इस मुश्किल घड़ी में भी श्रीनगर से दिल्ली और मुंबई की फ्लाइट्स के दाम बढ़ा दिए। 24 अप्रैल की शाम 5 बजे तक श्रीनगर से दिल्ली के लिए सिर्फ एक फ्लाइट थी, स्पाइस जेट की, जो रात 10:30 बजे उड़ान भरने वाली थी। इसका टिकट लगभग 23,000 रुपए का था। वेबसाइट पर भले ही लगभग 15,000 रुपए दिख रहे हों, लेकिन असल में टिकट 1.5 गुना दाम पर ही मिल रहा था। अगले 2 दिन यानी 25 और 26 अप्रैल के लिए इसी फ्लाइट का टिकट लगभग 9,000 रुपए में मिल रहा था, और अगर आप रविवार 27 अप्रैल तक रुक सकते थे तो दिल्ली का टिकट सिर्फ लगभग 6,000 रुपए में मिला। जरा सोचिए, जब देश सदमे में था तब भी एयरलाइंस टूरिस्ट से मोटा पैसा वसूलने में लगी रही। मुंबई की फ्लाइट्स का भी यही हाल है। इंडिगो की 2 फ्लाइट्स हैं जिनका टिकट लगभग 20,000 और 21,000 रुपए है, लेकिन 4 से 5 दिन बाद यही फ्लाइट सिर्फ लगभग 6,000 रुपए में मिल रही होंगी।
यानी अभी जो टूरिस्ट डर के मारे तुरंत निकलना चाहते हैं, उन्हें 3-4 गुना ज्यादा पैसे चुकाने पड़ रहे हैं। चाहे महाकुंभ जैसा बड़ा आयोजन हो या आतंकी हमले जैसे राष्ट्रीय आपदा, सरकार बस एयरलाइन से विनती ही करती रही, क्योंकि बिजनेस और चंदे का गहरा रिश्ता है। यह रिश्ता सरकार को कड़े कदम उठाने से रोकता है। तो कुल मिलाकर तस्वीर साफ है। पहलगाम में आतंकवादियों ने हिंदू पर्यटकों को निशाना बनाया। एक मुसलमान घोड़े वाले ने हिंदू पर्यटकों की रक्षा में जान गंवा दी। लोकल मुसलमानों ने हिंदू पर्यटकों की मदद की। सरकार अपने नागरिकों को सुरक्षा मुहैया नहीं करवा पाई। किसी ने सरकार से कोई सवाल नहीं पूछा, बल्कि गोदी मीडिया और पार्टी ट्रोल्स ने मुसलमानों के खिलाफ सोशल मीडिया पर जंग छेड़ दिया। एयरलाइंस ने मुनाफे का गंदा धंधा खेला। मोदी बिहार में चुनावी रैली कराए। पहलगाम में मौतें आतंकवादियों के हमले के बाद रुकी नहीं। हमलों के बाद कुछ गिद्धों ने इंसानियत, नैतिकता और आइडिया ऑफ इंडिया की हत्या की। किसकी क्या भूमिका रही, ये जानने के लिए देखिए कि हमले के बाद कौन क्या कर रहा है, कौन जख्मों पर मरहम लगा रहा है और कौन इन जख्मों से टीआरपी का कारोबार चला रहा है, कौन आतंकवाद का धर्म खोज रहा है, कौन संकट में कमाई के मौके देख रहा है और कौन अपने बेटे को खोकर भी मेहमानों की जान बचानी थी कह रहा है। ये स्टोरी किसी एक धर्म की नहीं, बल्कि एक सोच की है, एक सिस्टम की है जो संकट में भी मुनाफा देखता है, और एक समाज की है जो अब भी सवाल पूछने से डरता है। आपको क्या लगता है, पहलगाम आतंकी हमले के बाद जो सवाल सरकार से पूछे जाने चाहिए थे, जिम्मेदार लोगों की जिम्मेदारी तय की जानी चाहिए थी, क्या सरकार उसमें समर्थ साबित दिखी है? आपको जो भी लगता है अपना कमेंट इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें जरूर बताएं। शुक्रिया।